हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूँ यश। आज का यह जो हमारा लेक्चर होगा इसमें हम एथिक्स के विभिन्न क्षेत्रों जैसे परफेक्शनिज्म या आत्मपूर्णतावाद, कांट की नीति मीमांसा, विकासवादी नीति शास्त्र और अंतःप्रज्ञावाद आदि के बारे में बात करेंगे और इन सभी से संबंधित विभिन्न विचारकों के एथिक्स के संबंध में विचार भी देखेंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं आत्मपूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म से। यह विचारधारा अपने मूल स्वभाव में ही व्यक्ति के स्वयं के गुणों को निखारते हुए पूर्णता की ओर बढ़ने की बात करती है। आत्मपूर्णतावाद वेद, उपनिषद, गीता और गांधीवादी विचारधारा से समानता भी रखता है और इसके समर्थक हुए हैं हीगल, ग्रीन और ब्रैडले जैसे विचारक। अब आत्मपूर्णतावाद कहता है कि जैविक विकासवाद के आधार पर मनुष्य की प्रकृति और नीति शास्त्र को परिभाषित नहीं किया जा सकता। मनुष्य की विशिष्टता ही उसके विवेकशीलता और तार्किकता में निहित है। मनुष्य केवल पशुओं का विकसित रूप न होकर उसका गुणात्मक रूप है और मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य है आत्मसिद्धि या आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, अर्थात मनुष्य को अपनी समस्त शक्तियों के विकास में तत्पर रहना चाहिए और शक्तियों के विकास के माध्यम से ही वह परफेक्ट बन सकता है। और यह जो आत्मसिद्धि है ना, यह समाज के भीतर रहकर ही हासिल होती है, मतलब समाज के कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण होता है। तो ये सारे सिद्धांत हैं परफेक्शनिज्म के। अब आगे जानते हैं कि परफेक्शनिज्म या आत्मपूर्णतावाद के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों के दर्शन क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हीगल के बारे में, जिन्होंने अपने दर्शन में राज्य का स्थान सबसे ऊंचा माना है। हीगल के अनुसार जीवन का उद्देश्य आत्मसिद्धि प्राप्त करना है और प्रत्येक मनुष्य को परार्थ के अधीन स्वार्थ को और बुद्धि के अधीन भावनाओं को रखना चाहिए। मतलब हीगल कह रहे हैं कि मनुष्य को दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए और अपने इमोशंस की जगह अपनी बुद्धि का प्रयोग अधिक करना चाहिए। हीगल के अनुसार नैतिकता के विकास की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है बाध्यता की अवस्था, जिसमें व्यक्ति भय, दंड और प्रलोभन से राज्य के कानूनों और सामाजिक नियमों का पालन करता है। दूसरी अवस्था है अंतः प्रेरित नैतिकता की अवस्था। इसमें व्यक्ति अंतः प्रेरणा या अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर नैतिक आचरण करता है तथा इसमें भी व्यक्तिगत हितों के प्रति सजगता बनी रहती है। तीसरी अवस्था है पूर्ण एकीकरण की अवस्था, जिसमें व्यक्ति और राज्य एक हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति राज्य के कल्याण में ही अपना कल्याण ढूंढने लगता है। अब हीगल ने अपने विचारों में 2 प्रसिद्ध कथन कहे हैं। पहला कथन है जीने के लिए मरो, डाई टू लिव, मतलब व्यक्ति को अपनी चेतना के उच्च स्तर पर जीना चाहिए और अपनी निम्नतर या पार्श्विक प्रवृत्ति को बुद्धि के अधीन रखना चाहिए। हीगल का दूसरा कथन है व्यक्ति बनो, बी अ पर्सन। इसमें व्यक्ति को व्यक्ति के चरम स्तर पर जीना चाहिए और विवेक के अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहिए और व्यक्ति को आत्म केंद्रित ना होकर दूसरों के स्वतंत्र विवेक और व्यक्तित्व का सम्मान भी करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी हीगल के विचारों से संबंधित। अब अगले परफेक्शनिज्म के समर्थक हुए हैं टी.एच. ग्रीन, जिन्होंने संकल्प स्वतंत्रता और नैतिक प्रगति की अवधारणा को महत्व दिया और ये कहते थे कि व्यक्ति का हित समाज के हित में है, बिना समाज के व्यक्ति का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आगे आते हैं एफ.एच. ब्रैडले, जिनका मानना है कि व्यक्ति को आत्मत्याग के द्वारा आत्मसिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। चूँकि आत्मत्याग करने या स्वयं के हितों को त्याग देने से समाज का कल्याण करता है व्यक्ति और उसी के माध्यम से उसे आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। ब्रैडले कहते थे कि नैतिकता स्वयं एक साध्य है और व्यक्ति की आत्मपूर्णता उसके नैतिक होने में ही है। ब्रैडले ने मेरा स्थान मेरा कर्तव्य का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन किस तरह से करना चाहिए। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताएं और योग्यताएं अलग अलग होती हैं, इसीलिए उनके कर्तव्य अलग अलग और विशिष्ट होते हैं और व्यक्ति को अपनी रुचियों और योग्यताओं के अनुसार ही अपने पद चुनने चाहिए। और जब वह इस तरह से पद चुनता है तो वह अपने संबंधित कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा के साथ करता है। और इसी तरह जब व्यक्ति
सीमित मात्रा में समाज कल्याण में योगदान करता है तो उसे संतोष भी प्राप्त होता है और उसका आध्यात्मिक विकास भी इसी से संभव है। और स्वस्थ समाज में ही व्यक्ति की आत्मसिद्धि भी संभव होती है। ब्रैडले ने नैतिकता के 2 स्तर माने थे। पहला है सापेक्षिक नैतिकता और दूसरा निरपेक्ष नैतिकता। तो ये सारे थे ब्रैडले के विचार। अब यदि आत्मपूर्णतावाद का मूल्यांकन करें तो यह एक आदर्शवादी और परलोकवादी मान्यताओं पर आधारित दर्शन है, जिसमें आत्मसिद्धि का अर्थ अमूर्त रखा गया है और किसी भी विचारक ने इसे स्पष्ट नहीं किया है। आत्मपूर्णतावाद में सामान्यतः व्यक्ति और समाज के हितों को एक ही माना गया है, मतलब व्यक्ति और समाज के हित में कोई अंतर विरोध नहीं है। लेकिन कुछ अन्य विचारकों जैसे कार्ल मार्क्स, वंचित वर्ग या नारीवादी विचारकों ने इसका विरोध किया है। तो ये सारी बातें थी आत्मपूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कांट की नीति मीमांसा के बारे में। तो कांट की नीति मीमांसा में हमें निरपेक्षवादी या कर्तव्यवादी नीति मीमांसा का चरम विकास देखने मिलता है। कांट ने नैतिकता को निरपेक्ष आदेश के सिद्धांत या विशुद्ध कर्तव्य चेतना के माध्यम से समझाया। बात करते हैं कि निरपेक्ष आदेश क्या होता है। तो ये वह कंडीशन है जिसमें कोई भी व्यक्ति जब अपनी विशुद्ध कर्तव्य चेतना से कोई दृढ़ संकल्प करता है तो उसे स्वतः ही शुभ माना जाता है। मतलब यदि कोई व्यक्ति सिर्फ कर्तव्य भावना से कार्य कर रहा है तो उस कार्य को ही नैतिक माना जाता है। लेकिन उस व्यक्ति का यह जो कार्य है वह शुभ तो है, लेकिन पूर्ण शुभ तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उस व्यक्ति को वह कार्य करने में आनंद प्राप्त ना होने लगे। अब इसमें जो कर्तव्य चेतना की बात की गई है उसे समझने के लिए कर्तव्य के सिद्धांत को समझना जरूरी है। तो कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत कहता है कि मनुष्य के भीतर विवेक तथा वासनाओं का कठोर संघर्ष हमेशा चलते रहता है और इस स्थिति में नैतिक कर्म सिर्फ वह माना जाता है जो सारी भावनाओं से मुक्त होकर केवल कर्तव्य पालन के भाव से किया जाए। मतलब जिन कर्तव्यों में हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं होता और सिर्फ कर्तव्य भाव से कर रहे हैं हम वह कार्य, तो वह पूर्णतः नैतिक माना जाएगा। और इसी संदर्भ में मनुष्य के कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहले काम जो वासनाओं या इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, दूसरे काम जो परिणाम या अपने हित को सोचकर किए जाते हैं, और तीसरे कार्य ऐसे होते हैं जो केवल अपने कर्तव्य पालन के लिए किए जाते हैं और यही तीसरे वर्ग के कर्म नैतिक माने जाते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए कुछ ऐसे कर्म देख लेते हैं जो नैतिक नहीं माने जाएंगे। जैसे कि दुर्घटना के समय किसी व्यक्ति को दयनीय स्थिति में देखकर आपके मन में दया का भाव उत्पन्न हो गया और आपने उसकी मदद कर दी, तो यह आपकी कर्तव्य चेतना का भाव नहीं है। इसमें तो आपने विवेक का प्रयोग ना करके अपनी भावनाओं के प्रयोग करके उसकी मदद की है। दूसरा एग्जाम्पल है कि यदि कोई वकील केस जीतने के लिए या फिर अपनी वकालत का पेशा बढ़ाने के लिए किसी केस में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो उसकी मेहनत या उसका कार्य उतना नैतिक नहीं माना जाता, क्योंकि वह भी अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य कर रहा है। अब आगे कर्तव्य चेतना का जो आदेश है वह निरपेक्ष है या नहीं, यह जानने के लिए बस इतना करना होता है कि इस बात का पता कर लीजिए कि क्या वह कर्तव्य चेतना का आदेश ऑब्जेक्टिव या सार्वभौमिक है या नहीं, मतलब हर जगह में उसकी मान्यता है या नहीं। और इसी पक्ष में कांट ने अपनी नीति मीमांसा में ऐसे 4 उदाहरण दिए थे जो सार्वभौमिक हैं। पहला, आत्महत्या ना करना, वचन भंग ना करना, किसी व्यक्ति का ऋण चुकाना और संकट काल में दूसरों की सहायता करना। ये ऐसे उदाहरण हैं जो सभी जगह में नैतिक माने जाते हैं। अब इस निरपेक्ष आदेश के संदर्भ में कांट ने 4 नैतिक नियम दिए थे। पहला नियम है सार्वभौमिकता का नियम, जिसमें ऐसे नियम आते हैं जो पूर्णतः निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ माने जाते हैं। दूसरा नैतिक नियम है मनुष्य को साध्य मानने का नियम, जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य करने के लिए साधन नहीं होता। इसमें दासता, रेप, हत्या, शोषण आदि कार्यों को अनैतिक माना गया है और इसी के तहत दूसरों की मदद करना दूसरे के लिए स्वयं को साधन बनाना भी नहीं होता।
अगला नैतिक नियम है स्वाधीनता या स्वायत्तता का नियम, जिसमें कहा गया कि सच्ची नैतिकता अंतः प्रेरण से आती है, मतलब अंतरात्मा की आवाज़ से उत्पन्न होती है, ना कि बाहर से थोपे जाने से। आगे चौथा और लास्ट नियम आता है साध्यों के साम्राज्य का नियम। इसमें सभी व्यक्तियों को साध्य समझा जाता है ताकि निष्पक्ष भाव से हम उनके लिए कार्य कर सकें। और यह नियम कहता है कि इस प्रकार कार्य करो कि तुम स्वयं को साध्यों के साम्राज्य में नियम बनाने वाला सदस्य समझ सको। अब कांट ने अपनी नीति मीमांसा में कुछ मान्यताओं को स्वीकार किया है, तो चलिए देखते हैं कि नैतिकता की पूर्व शर्तें क्या मानी है कांट ने। तो पहली शर्त है संकल्प की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ विल। इसमें जो भी व्यक्ति नैतिक या अनैतिक कर्म करता है तो उसके पास स्वतंत्रता होती है कि वह उस कर्म को करने या ना करने का निर्णय अपने होशो हवास में कर सके, मतलब कि व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। दूसरी शर्त है आत्मा की अमरता। कांट ने आत्मा की अमरता के लिए 2 तर्क दिए थे। कांट के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपनी वासनाओं को नियंत्रित करके अपने विवेकशीलता या बौद्धिक आदेशों का पालन करता है तो ऐसे व्यक्ति को होली विल कहा जाता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को बौद्धिकता के इस स्तर तक पहुंचने के लिए एक बहुत कठोर और लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है, जिसके लिए कांट मानते हैं कि एक जीवन पर्याप्त नहीं होगा, इसलिए वे अमरता के सिद्धांत को मानते हैं। आगे कांट ने नैतिकता की पूर्व शर्त में तीसरी शर्त मानी है ईश्वर का अस्तित्व। तो ईश्वर के अस्तित्व में कांट पूर्णतः विश्वास न करते हुए वह कहता है कि नैतिक व्यवस्था में विश्वास करने के लिए इन पूर्व मान्यताओं में आस्था रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये तीनों शर्तें ऐसी हैं जिनके आधार पर कांट ने अपनी नीति मीमांसा को परिभाषित किया था। अब कांट की नीति मीमांसा का मूल्यांकन करें तो कांट का सिद्धांत अत्यंत कठोर माना गया है। ये कर्तव्य के अपवाद को स्वीकार नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि सच बोलना सबका कर्तव्य होता है, लेकिन यदि झूठ बोलने से किसी की जान बच रही है तो उस कृत्य को पूर्णतः अनैतिक नहीं माना जाएगा। लेकिन कांट के सिद्धांत में इसे भी स्वीकार नहीं किया जाता। आगे कांट ने नैतिक कर्मों को परिभाषित करने में उन कर्मों को किए जाने के समय परिस्थितियों और उनके परिणामों की उपेक्षा की है कांट ने। इसके अलावा दया, उदारता और सहानुभूति जैसी भावनाओं के तहत किए गए कार्यों में इन कार्यों को उन्होंने नैतिक नहीं माना है, बल्कि प्रशंसनीय कार्य बस कहा है। कांट ने ऋण चुकाने को अपराध रहित कर्तव्य बताया है, लेकिन इसी के विपरीत प्लेटो कहता है कि पागल हो चुके व्यक्ति को उसके हथियार वापस लौटाना कोई कर्तव्य नहीं होता। कांट ने यहाँ आत्महत्या को अनैतिक माना है, लेकिन हम हर कंडीशन में से अनैतिक नहीं कह सकते ना, क्योंकि यदि कोई जीव को असहनीय पीड़ा हो रही है तो उसकी इच्छा मृत्यु अनैतिक नहीं मानी जाएगी। आगे कांट का जो सार्वभौमिकता का नियम है वह उतना व्यवहारिक नहीं है और साथ ही हर स्थिति में व्यक्ति को साध्य नहीं माना जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, यदि कहीं युद्ध हो रहा है तो उसमें भाग लेने वाले सैनिक साधन के रूप में ही कार्य करेंगे। तो ये सारी बातें थी कांट की नीति मीमांसा के बारे में। अब आगे बात करते हैं विकासवादी नीति शास्त्र या इवोल्यूशनिस्ट एथिक्स के बारे में। तो हुआ यूं कि 19वीं सदी में जब चार्ल्स डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत दिया तो इसका प्रभाव नीति शास्त्र के साथ साथ कई विषयों पर पड़ा और इसी प्रभाव के चलते एथिक्स की एक नई शाखा विकासवादी नीति शास्त्र ने जन्म लिया। और इसके कुछ समर्थकों में हर्बर्ट स्पेंसर, लेस्ली स्टेफेन और सैमुअल अलेक्जेंडर आदि आते हैं। तो अब विकासवादी नीति शास्त्र को समझने के लिए बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर की नीति मीमांसा के बारे में। तो इनकी धारणा को विकासात्मक सुखवाद भी कहा जाता है। स्पेंसर के अनुसार जीवन का अर्थ होता है कि प्रकृति के साथ प्राणी के समायोजन की निरंतर प्रक्रिया। मतलब स्पेंसर ऐसे सारे कर्मों को नैतिक मानते हैं जो मनुष्य के अस्तित्व को बचाने या दीर्घजीवी बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं। इनके अनुसार नैतिकता का विकास 2 चरणों में होता है। पहला सापेक्ष नैतिकता और दूसरा निरपेक्ष नैतिकता। पहले में क्या होता है कि सभ्यता की जब शुरुआत होती है
तो उसमें सापेक्ष नैतिकता होती है। इस समय मनुष्य ऐसे आचरण करते हैं जो उनके स्वयं के अस्तित्व या फिर प्रकृति के साथ उनके समायोजन में बाधा उत्पन्न करते हैं, जैसे कि आपस में संघर्ष करना, सहयोग ना करना आदि। अब ये पहला चरण हो गया। इसके बाद मनुष्य का आचरण धीरे धीरे विकसित होने लगता है और उनमें समायोजन की भावना भी पैदा होने लगती है, और इसी के चलते नैतिक विकास की चरम स्थिति तब आती है जब व्यक्ति का समायोजन के मूल्यों से पूर्ण समायोजन हो जाता है। मतलब अब व्यक्ति आपसी संघर्ष न करके सामाजिक हित में ही अपना हित देखने लगता है, और इस कंडीशन को ही स्पेंसर ने निरपेक्ष नैतिकता कहा है। आगे नैतिक नियमों के संदर्भ में स्पेंसर के कुछ विचार इस तरह के हैं कि हजारों वर्षों में हमारे पूर्वजों ने जो नैतिक नियम खोजे हैं ना और सद्गुणों की खोज की है, वे हमारे समाज की रक्षा के लिए ही हैं, इसलिए हमें उनका पालन करना चाहिए। आगे स्पेंसर स्वार्थ और परार्थ के संदर्भ में कहते हैं कि मनुष्य में इन दोनों प्रवृत्तियों का होना स्वाभाविक ही होता है। केवल स्वार्थ जितना गलत है उतना ही अकेले परार्थ भी गलत होता है। स्वार्थ अपने आप में कोई बुरी प्रवृत्ति नहीं है। यदि व्यक्ति स्वार्थी नहीं होगा तो वह अपनी आत्मरक्षा कैसे करेगा और उसमें खुद के डेवलपमेंट की प्रेरणा कैसे उत्पन्न होगी। इसीलिए स्वार्थ को केवल वहीं तक अनैतिक माना जाएगा जहां तक वह समाज का अहित कर रहा हो। इसीलिए स्वार्थ और परार्थ को स्वाभाविक माना है स्पेंसर ने। आगे वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को वहां तक पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए जहां तक वह किसी अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रता का बाधक ना बन रहा हो। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमताओं के अनुसार ही महत्व और विकास के अवसर मिलने चाहिए, और समाज में जो व्यक्ति जितना ज़्यादा असहाय है उसे अन्य सदस्यों के माध्यम से उतना ही सहयोग और संरक्षण दिया जाना चाहिए। और स्पेंसर ने संकट की अवस्था में समाज का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ लोगों की बलि देना भी नैतिक माना है, क्योंकि नैतिकता का मूल उद्देश्य समाज के अस्तित्व को ही बचाना होता है। और जो भी व्यक्ति इन नैतिकता या न्याय के नियमों का पालन नहीं करते उन्हें दंड दिया जाना भी नैतिक होता है। ये सारी बातें हैं हर्बर्ट स्पेंसर की नीति मीमांसा की। अब अगला टॉपिक लेते हैं इंट्यूशनिज्म या अंतःप्रज्ञावाद। इस सिद्धांत का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था और यह अपनी मूल प्रकृति में परिणाम निरपेक्षवाद या डिओन्टोलॉजी का समर्थन करता है। अंतःप्रज्ञावाद के समर्थकों में सभी मानते हैं कि अंतःप्रज्ञावाद से मिलने वाला ज्ञान साक्षात ज्ञान होता है जो किसी अन्य ज्ञान पर निर्भर नहीं होता। वह स्वतः प्रमाणित भी होता है, अर्थात किसी अन्य आधार पर उसे सही सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। एक तरह से यह अंतःप्रज्ञावाद अंतरात्मा की आवाज़ को बता रहा है। अब अंतःप्रज्ञावाद के संदर्भ में विभिन्न अंतःप्रज्ञावादियों के मध्य दो विषयों पर मतभेद उत्पन्न होते हैं, जिसमें पहला है कि अंतःप्रज्ञा से मिलने वाले ज्ञान की सीमा क्या होती है। इसमें कुछ मानते हैं कि अंतःप्रज्ञावाद का मतलब है कि चरम शुभ या स्वतः साध्य शुभ या नैतिकता के चरम स्तर को जान लेना ही अंतःप्रज्ञा है। लेकिन इसके अलावा कुछ समर्थक मानते हैं कि अंतःप्रज्ञा प्रत्येक कर्म के संबंध में नैतिक और अनैतिक का बोध कराती है। अब आगे दूसरा भेद अंतःप्रज्ञा के स्वरूप को लेकर है। इसमें कडवर्थ और क्लार्क का मानना है कि अंतःप्रज्ञा एक बौद्धिक शक्ति है, इसलिए इनके विचारों को बौद्धिक अंतःप्रज्ञावाद कहा जाता है। आगे सेफ्टबरी और हचिंसन का दावा है कि अंतःप्रज्ञावाद एक मोरल सेंस या नैतिक इंद्रिय के रूप में काम करता है, इसलिए इनके विचार को नैतिक इंद्रियवाद या मोरल सेंस थ्योरी कहते हैं। आगे बटलर कहते हैं कि अंतःप्रज्ञावाद को अंतरात्मा या अंतः विवेक से जोड़कर देखा जाना चाहिए, इसलिए इसके सिद्धांत को अंतरात्मा का सिद्धांत या अंतः विवेक का सिद्धांत कहा जाता है। और लास्ट लेक्चर में हम अंतरात्मा या अंतरात्मा के सिद्धांत के बारे में डिटेल में बातें कर चुके हैं। लेक्चर का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो इसी पॉइंट पर हमारा आज का यह वीडियो समाप्त होता है। लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि अभी बहुत से वीडियो आने बाकी हैं। तो अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।